माई आता तुझं बोलणं मध्ये थांबव. आवाज सगळ्यांना जाईल. आता लाईव्ह आपण होऊ 1 मिनिटात. गुड मॉर्निंग. एक उड़ान में मैं राजेश सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं. और आज योगा दिन भी है और फादर्स डे भी है. उस योगा दिन और फादर्स डे की भी आप सभी को शुभकामनाएं. आज हम जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है. मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में जब कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, कोई विद्या नहीं थी, तब भारत में जिस विद्या से जितनी विकसित विद्या थी, जो आयुर्वेदा की विद्या अपने ऋषि मुनियों ने खोज के निकाली थी, और वो इतनी एडवांस थी, उसमें कई ऑपरेशन और कई सारे वो योगा और आयुर्वेदा मिला के कई जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता था. वही विद्या बाद में, जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले 1000 या 1500 1200 से 1500 साल पहले से विदेशी आक्रांता भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, और उसमें कई सारी चीजें भारत में चेंजेस हुई. उसी में ये विद्या की जो टेक्निक थी, जो विद्या के जो स्टडी था, जितने डीप में हम लोग गए थे, उसमें थोड़ा सा फिर वो कई तो साइड में हो गए, लेकिन फिर भी हमने उसको रखा. ऐसा नहीं हुआ कि वो गायब नहीं, लुप्त नहीं हो गए. लेकिन ये हो गया कि जैसे कि यूरोप के बाद में हम लोग देखते हैं कि पिछले 200-300 साल पहले अंग्रेज आए, यूरोपियन कंट्रियों का अपने ऊपर काफी कल्चर का असर रहा, जिसलिए एलोपैथी आगे में रहा. लेकिन अपना आयुर्वेद जो पुराने जमाने में अपने ऋषियों ने जो ढूंढा था, वो आज भी इंडिया में तो पूरी तरह से एक्टिव है. उसमें काफी रिसर्च अभी हो रहा है, और काफी बीमारियां जो आयुर्वेद, जो एलोपैथी जहां पे बोल देता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, वहां पे हम लोग ये अपने जो एविडेंस बेस विद्याएं है, जो एविडेंस बेस में बोलूंगा क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया इसको नहीं मानती है, क्योंकि उस तरह से हम लोग इसको प्रूव नहीं कर पाते जिस तरह से एलोपैथी साइंटिफिकली प्रूव करती है. जैसे पुराने जमाने में हमको मालूम था कि पृथ्वी गोल है, सूर्य गोल है, लेकिन हम लोग प्रूव नहीं कर पा रहे थे. प्रूव अभी रिसेंटली हुआ, लेकिन हम लोग हजारों साल से जान रहे थे कि इतने तारे हैं, पृथ्वी राउंड है, ये सब हम लोग पहले से जानते थे. उसी तरह से आयुर्वेद भी काफी बीमारियों का जड़ पहले से उसका मुझे जानता है. तो इसीलिए आज हम लोग जिनको बुलाया है, ये इनकी पैशन रही है. ये सिर्फ आयुर्वेद को उन्होंने पकड़ लिया नहीं, लेकिन आयुर्वेद की रिलेटेड जो आयुर्वेद का बेनिफिट हो ह्यूमन काइंड के लिए, मैन काइंड के लिए, तो उसके लिए उन्होंने योगा का भी साथ लिया, उन्होंने मैनेजमेंट का भी स्टडी किया, और उसके रिलेटेड जो जो चीजें हो सकती है उसको साथ में मिलाया. पंचकर्म का भी टेक्निक उन्होंने किया, और आयुष मंत्रालय में भी वो कंसल्टेंट है, उनके पैनल के ऊपर वो है. आज जो कोविड के साथ हमारी जो लड़ाई चल रही है, उसमें वो काफी अग्रेसर है, और जो जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम, जो पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट में भी वो काफी इन्वॉल्व रहे हैं. महाराष्ट्र में आयुर्वेदा का जहां पे नाम लिया जाता है, वहां पे डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी का नाम सामने आता है. तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रोफेसर मनीषा राजपूत जी को, उनका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करें, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे. अराउंड 45 मिनट्स हमारा डिस्कशन चलेगा डॉक्टर जी के साथ में. डॉक्टर जी नमस्ते, आपका इंट्रोडक्शन में रिक्वेस्ट करता हूँ मनीषा राजपूत जी को. धन्यवाद. धन्यवाद राजेश जी. आज के एक उड़ान ये पेज पे आज एक ऐसे हस्ती को हम लेके आ रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी. आरोग्य धाम से सर आप हैं. आप गए 25 साल से आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं. आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण अहम जो रहा है वो है पंचकर्म. या पंचकर्म में आपने अच्छा सा बहुत खासा डीप में संशोधन करके एक नए आदर्श, नए आयाम पंचकर्म में आपने निर्माण किए हैं, और उसी आयाम को लेके मार्गदर्शन करने वाले 6 किताबें आपने लिखे हैं. इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान पत्र में भी आपने स्तंभ लेखन भी किए हैं.
वेदना शमन करने वाला जो प्राचीन आयुर्वेदा में विद्ध कर्म बोला जाता है या अग्नि कर्म बोला जाता है, इन दोनों को कुल मिला के एक नया टूल आपने डेवलप किया है, विकसित किया है। भारत में ही नहीं, पूरे जग में आपने ये तंत्र यशस्वी तरीके से आपने अपनाए हैं। आप आयुष मंत्रालय के टास्क फोर्स में भी एक सभासद रहे हैं। सभासद ही नहीं बल्कि अनेक डॉक्टरों को आपने अभी तक मार्गदर्शन भी किए हैं। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर उदय कुलकर्णी। नमस्ते। नमस्ते। तो सर, आपका स्वागत है एक उड़ान में। हमारी एक उड़ान में हमेशा कोशिश रही है कि जो लोगों को हेल्प हो सके, जो भी करंट सिचुएशन में जो मदद हो सके, ऐसे जो दिग्गज लोग हैं उनकी इंट्रोड्यूस करें, उनको दुनिया के सामने लाए, और जिससे कि आम लोगों का जो डर है, आम लोगों को रास्ता क्या होता है कि डर इसलिए आता है जबकि सब सामने जब रास्ता बंद हो जाता है तब हम डरते हैं। जब अपने को रास्ता दिखाई दे, रास्ता क्लियर है, तो अपना डर निकल जाता है। तो रास्ता क्लियर करने का काम जो लोग करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको आपके सामने लेके आए। तो ऐसे ही डॉक्टर उदय कुलकर्णी जो अपना रास्ता, जो काफी अभी जो डर का माहौल है, पर्टिकुलर किसी को कुछ सिम्टम आ गए, किसी को कुछ भी हुआ, सर्दी खांसी हो गया, नॉर्मल भी होगा तो उसको लगता है कि अपने को कोविड हो गया, और वो आधा बीमार तो डर से हो जाता है। तो डॉक्टर, मुझे वही उसी टॉपिक को लेके आपके पास मैं आना चाहूंगा कि आज का जो माहौल है, पर्टिकुलरली एक डर फैला हुआ है जो हर एक को लगता है, मतलब मैं कहूंगा कि 90% लोग मैं देखता हूँ, उसको कुछ भी हो जाए, छींक भी आ जाए, या उसको थोड़ा सा सर में पेन है या बॉडी में एक है, जो नॉर्मल कंडीशन में उसको बीमारी भी नहीं कहता था, और वो ऐसे ही पास ऑन करके जाता था। लेकिन आज की तारीख में वो डर हो गया है, और वो हमेशा उसको लगता है कि मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा हुआ तो नहीं है। तो ये चीज हुआ है। तो आपकी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख में, आज का जो माहौल है? नमस्ते। जैसे हम जानते हैं कि आज ऐसा एक दिन है कि जहां पे हम लोग फादर्स डे भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ योगा डे भी कर रहे हैं। योगा डे, फादर्स डे, अगर हम इसको अपने तरीके से भारतीय परंपरा से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम किसी का शुक्रगुजार हो रहे हैं कि किसी ने हमको ये जिंदगी दी, तो उसमें हिस्सेदार जो है वो है अपने पिता, तो उनको हम लोग आज कृतज्ञता कह रहे हैं। तो वैसे ही आज, और कृतज्ञता उन्होंने पूछी है क्या, आपको मांगी है क्या कभी फादर आपके पास आते हैं मुझे कुछ दो करके? नहीं आते। वैसे ही आयुर्वेद भी हमें यहाँ पे बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो आज ये आयुर्वेद, उसको हमने अगर देखना है कि कोविड के मामले में आयुर्वेद क्या कर सकता है। सबसे पहले तो आयुर्वेद कभी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए उसको प्राधान्यता नहीं देता। सबसे पहले तो कहता है कि स्वस्थ रहो, स्वस्थ भारत। हमने जो मिशन सुना है नाम, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो ये स्वच्छता, क्लीनिंग, और उसके साथ में स्वस्थता यानी हेल्थ, ये दो चीजें अगर पटरी से हम उतर जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद वहां पे चिकित्सा करने आता है। अभी ऐसे हो गया है कि किसी कारणवश हम लोग जल्दी जल्दी ठीक होने के पीछे लगे थे। बीच में कुछ मैं कहूंगा कि पिछले 60-70 साल, 100 साल जो भी है, कि जिसमें हमें जल्दी से ठीक होना था, क्योंकि हमें कहीं पे दौड़ने के लिए जाना है, हमें कहीं पे अपने काम पे जाना है, और एक काम से हमें फुर्सत नहीं थी। देखिए अभी क्या हो गया, दुनिया में एक क्षण ऐसे आ गया कि ये दौड़ जो भी हमारी थी पूरी रुक गई, लॉकडाउन। और ये सिर्फ अपने यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, पूरी पे जो अपना भ्रमण कर रही है वहां पे सूरज रुका है क्या? नहीं। तो नेचुरल चीजें जो है वो चलती रही है। वैसे ही अपना शरीर जो है, वो शरीर भी इन सब बीमारियों को अगर देखना है तो आयुर्वेद ये कहता है। मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको कुछ चीजें शॉर्ट में बताऊंगा कि आयुर्वेद में ये सब चीजों के लिए आज नहीं तो हजारों सालों से ये चीजें चलती आ रही, कि जहाँ पे जिसको संक्रमण बोलते हैं उसे उस वक्त जनपद उध्वंस यानी जनपद उध्वंस व्याधि कहा जाता था। तो ये व्याधियां जो भी है, इनको आयुर्वेद ने वहां से ही ट्रीटमेंट की ब्रॉड आउटलाइन, जिसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं,
एसओपीज कहते हैं, ये हर चीज के उन्होंने उस वक्त बना के रखे थे। चाहे वहां पे उस वक्त शायद उसका किसी का नाम, अगर मैं उस जमाने में रहता तो मेरा नाम उस वक्त कुछ उदयन शर्मा या ऐसे कुछ हो जाता, आज मेरा नाम उदय हो गया। तो वैसे ही वो बीमारी के जो जंतु है उनका उस वक्त शायद नाम उन्होंने कुछ अलग से सोचा होगा, आज कुछ नाम अलग से, जैसे हम इसे कोरोना कहते हैं, उस वक्त उनको शायद ये कोरोना नाम मालूम ही नहीं था। जैसे पृथ्वीराज को करीना, उनकी जो भी पुत्र पौती जो बोलते हैं कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर करीना, उनको मालूम ही नहीं होगा, लेकिन उनकी बेटी का नाम उनको मालूम होगा। तो वैसे ही उस वक्त के डॉक्टर्स को इस बीमारी के उस वक्त के किसी जनरेशन का नाम जो मालूम था, उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट बना के रखी है। आज हम उसे अगर फॉलो करते हैं तो डरने का माहौल जो है उसमें से बाहर आ सकते हैं। हमारी बात यह है कि हमें उड़ान भरनी है, डर से बाहर आने की आज जरूरत है, क्योंकि हम लोग अभी कोरोना से डर के घर में जो बैठे थे, अभी बाहर अब निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और ये काम करने के लिए बाहर जाना है तो बगैर डर के जाना है। और ये डर नहीं है, ये बताने के लिए 300-400 साल वाला जो भी साइंस है, तो उससे भी हमारे पास एक अच्छा सा पुराना सा साइंस है कि जो ये सब चीजों से आपको आगे ले जा सकता है। हम उसी के बारे में आज जैसे बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद आपको इसमें से कैसे बता सकता है। अगर फीवर की बात चली है तो ये फीवर कौन सा है कि जिससे आपको खुद को पता चले कि ये कोरोना है कि नहीं। इसके लिए एक सिंपल सी टेस्ट है जो आप खुद अपने मन से अपने लिए टेस्ट करते हो। मुझे भूख लगती है क्या, मुझे यहाँ पे टंग के ऊपर टेस्ट है क्या, यहाँ से चालू होता है। मुझे जो भी मैं सूंघता हूं तो मुझे सूंघने की उसकी जो भी खुशबू है वो आ रही है क्या, ये पहले देखना है। अगर इसमें से कुछ गड़बड़ है तो शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरा पूरा शरीर बदन टूट रहा है और उसके साथ में बुखार है, कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। मुझे बहुत बुखार आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कोरोना हो सकता है। मुझे खांसी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसके साथ में बुखार है, कोरोना। ये तो कोरोना अभी 3 टाइप से हम पहचान सकते हैं। एक है जो बॉडी टूटने वाला, दूसरा जो ज्यादा फीवर वाला, और तीसरा है कफ के साथ में। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से 3 टाइप हो गए। एक हो गया वात, जो पहले पूरा शरीर बदन टूटने वाला है जिसमें वात का है। दूसरा बहुत बीमार, जैसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, पित्त का है। और फिर खांसी, और उसके साथ में एकदम ऐसे लगता है कि मैं सांस भी ना ले पाऊं, तो वो हो गया कफ का। ये तो तीनों टाइप हम अपने आप ही पहचान सकते हैं। और पहले 8 दिन के अंदर अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू की तो आपको कुछ भी डर नहीं है। हमने अभी जैसे बहुत से पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं क्लिनिक में, हर डॉक्टर के क्लिनिक में एक ना एक तो पेशेंट 10 पेशेंट के पीछे आता ही है। तो ऐसे वक्त हमें अगर ये पहचान ले ले, और डॉक्टर को पहले 3 दिन के, जनरल पब्लिक के लिए अगर हमें कुछ कहना है तो उसमें ये कहना है कि पहले 3 दिन के अंदर बुखार के अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो आप ये बीमारी से खुद को बचा सकते हो। आपको जिस डर का यहाँ पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, जिसके लिए हम लोग 2 महीने तक घर में बैठे थे, तो जान को खतरा अगर टालना है, बाहर निकलना है, तो बुखार अगर दिखे तो 3 दिन के अंदर अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो आप पक्का बचोगे। लेकिन ये 3 दिन के अंदर आपको जाना ही है डॉक्टर के पास। सर, और एक बात, जैसे आपने कहा कि बुखार आने के बाद, लेकिन बहुत बार जैसे मैंने हम लोग ने पढ़ा है या कोई न्यूज पे सुना है या कुछ एक्सपर्ट्स ने भी कुछ बताया है कि अगर कुछ लोग, काफी लोगों को इसका कुछ असर नहीं होता। मतलब एक बार बुखार आ जाता है और वो बुखार निकल गया, वापस बुखार नहीं आता है। इसका मतलब है कि कोरोना के ऊपर उसने मात दे दी और उस आदमी को कोरोना का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब वो कोरोना का एंटीबॉडीज उसके बॉडी में तैयार हो गया और उसको बाद में उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये सच है, मतलब जिसको जस्ट थोड़ा सा बुखार आने के बाद वापस उसको कुछ नहीं होता है, वापस बुखार नहीं आता है दूसरे दिन तीसरे दिन, तो उसने मात दे दी, फिर उसको वापस कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बीमारी से आप मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उसका लक्षण ये है कि 2-3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हो गया और निकल गया, जैसे हम लोग कहते हैं कि 10 से 55 तक मोस्टली ये बुखार आके निकल जाएगा, अपने आप एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे। 70% 80% लोग असिम्प्टोमेटिक अपने आप ही ठीक होने वाले हैं, उनको दवाई की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसके शरीर में ये कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे नहीं होता और वहां पे बुखार चलता रहता है, 2-3 दिन के लिए बुखार हो गया, इम्यूनिटी शायद उसकी थोड़ी सी वीक है,
तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज लगभग 30% 40% लोग बीमार होके ठीक होके इसमें से निकल भी गए होंगे, हमें पता ही नहीं है। जैसे टीबी का हमने सोचा था, तो टीबी कितने लोगों को, इतना जर्म्स हर जगह पे है, लेकिन हर एक को तो नहीं होता टीबी। तो वैसे ही असिम्प्टोमेटिक यानी गले में आपने वो जर्म तो पाया है, जो वायरस है वो तो पाया है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर उसका असर नहीं है, वो उसके लिए तैयार है उसका शरीर। तो इन लोगों की फिक्र की ही जरूरत नहीं है डॉक्टर्स। हाँ, और एक बात, जैसे कि अभी क्या होता है कि समझो ऐसा कोई पेशेंट किसी घर में आ गया, तो उनको जिसके 3-4 दिन बुखार है या खांसी उसका कंटिन्यूअसली है और लग रहा है अभी सिम्टम्स क्लियरली कोविड जैसा है, तो अभी आजकल आप देख रहे हैं कि काफी दिक्कतें हैं। पर्टिकुलरली कोई भी ये एजेंसी तुरंत टेस्ट भी नहीं करती है, मतलब पर्टिकुलर हम बॉम्बे टेस्ट करने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है, तो डॉक्टर भी कोई भी किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, उसको उसको वो कंफर्म हो जाएगा तभी वो सर्टिफिकेट लिख के देगा, उसके बाद ही उसका टेस्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस थोड़ा सा समझाएंगे कैसा प्रोसेस है, और उसके बाद उसका एडमिशन, कब उसको एडमिट करने की जरूरत है और कब वो विदाउट एडमिट किए बगैर भी उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और अगर विदाउट एडमिट ट्रीटमेंट घर में आइसोलेट करके करते हैं तो बाकी लोगों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये देखिए, प्रोसेस पर्टिकुलरली हम थाना मुंबई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है अलग सेक्टर में अलग नहीं नहीं, जो तरीका हो, जो या रूल्स महाराष्ट्र में। इंडिया के लिए बनाए गए वो सब जगह पे वैसे ही है, क्योंकि ये पैंडेमिक एक्ट जो भी अभी चल रहा है और उसके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो इसके लिए ये नोटिफाइबल डिसीज है। यानी अगर किसी को पता चल गया है कि इसको है, तो उसे गवर्नमेंट में बताना ही है। हम लोग इसको कैसे सोचते हैं कि सब प्रोसेस जो भी है एकदम सिंपल से ध्यान में रखिए कि मुझे बुखार हो गया है, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कहीं पे जहाँ पे उनकी व्यवस्था हो वहां पे लेके जाना है, तो इसको हम लोग बचा सकते हैं। तो इसे फीवर ओपीडीज गवर्नमेंट ने अपने बंबई में थाना में फीवर ओपीडीज अलग से हर जगह पे है। थाना में लगभग 50 ओपीडीज है, ओके। बंबई में लगभग 250 से ऊपर ओपीडीज है। तो ये फीवर ओपीडीज गवर्नमेंट ने अपने तरीके से फ्री में शुरू की है, लेकिन हम लोग डरते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट में कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फैमिली डॉक्टर के पास अगर फीवर का पेशेंट आता है तो उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसे फीवर ओपीडी में भेजना है। लेकिन ये सब प्रोसेस में कभी कभी मुझे बुखार, एक दिन तो बुखार है, क्या करूं, छोड़ दो, दूसरे तीसरे दिन हमें पता चलता है, हम लोग फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फैमिली डॉक्टर ने उसके टेस्ट करके सेकेंड डे उसको फीवर ओपीडी में भेजना है, और पेशेंट ने भी बेझिझक ये फीवर ओपीडी में जाना है, क्योंकि वहां से उसका टेस्ट होने वाला है। 2 दिन से ज्यादा बुखार है तो टेस्ट करने के लिए वो डॉक्टर कंपलसरी उसको है कि अगर इसको 2 दिन बुखार चल रहा है तो उसको टेस्ट करना ही है। तो ये जो लोगों के मन में वहम है कि वहां पे जाने के बाद टेस्ट नहीं करते, अगर आपको बुखार नहीं है तो टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको बुखार है तो 2 दिन 3 दिन चलने वाले बुखार में वो टेस्ट कराते ही है, और करने के बाद उसका रिपोर्ट जो है वो 1 दिन चलता है। तो इसके लिए फैमिली डॉक्टर, अगर आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आयुर्वेद में इसके इलाज जो भी है, इसको सान्निपातिक ज्वर कहते हैं, जनपदोद्भव से यानी पैंडेमिक से आया हुआ बुखार। और बुखार में ट्रीटमेंट ये इसमें सान्निपात यानी एक ही जगह पे पूरे शरीर को फैलाने वाला जो भी है, शरीर का असर करने वाला जो भी है, तो उसे सन्निपात ज्वर। तो इसमें स्पेशल मेडिसिन है, तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको दे सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ओपीडीज हर जगह पे, आयुर्वेद आप नाम के पीछे बीएमएस देखो, चाहे आयुर्वेद करने वाला हो एलोपैथी करने वाला हो, उसको जाके बोलना है कि मुझे इसके ऊपर आपके पास से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करनी है। और उसके साथ में वो अगर एलोपैथी का कुछ देना चाहता है जैसे एंटीबायोटिक, आज इसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार हो गया है कि इसमें बुखार में क्या दवाइयां चलती है, तो आयुर्वेद का भी प्रोटोकॉल है, और वो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस करके आपको नेट पे भी मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है, इट इज ओपन पब्लिकेशन। लेकिन डॉक्टर्स ने वो देख के उसको बेसिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सान्निपात ज्वर की अगर शुरू की, उसके साथ में उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया। इसमें टेस्ट में ब्लड टेस्ट करना होता है, उसके साथ में एक एक्सरे निकालना है, तो ये ब्लड टेस्ट और एक्सरे करा के ये डॉक्टर ने उसको फीवर ओपीडी में भेजना है। मे बी इट विल टेक अ डे। फीवर ओपीडी से उसका ब्लड टेस्ट होके दूसरे दिन शाम तक उसका रिजल्ट आता है। तो ये 3 दिन तक उसको आयुर्वेद की दवाई प्लस अगर वो चाहता है तो एलोपैथी की उस वक्त एंटीबायोटिक ये दवाइयां उसके साथ में चलती है। तो 3 दिन पेशेंट का शरीर प्रतिकार करने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद में उसका डायग्नोसिस हो गया है, और उसको बाद में हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट शुरू होने तक 3 दिन हमने वेस्ट नहीं किए। तब तक पेशेंट ने घर में क्या करना चाहिए वो भी समझना है।
पेशेंट को अगर ऐसे आशंका है कि कोविड है, तो यहाँ का अटैक जो भी है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आता है। तो इसके लिए स्टीम, किसी को नहीं होना है उसके लिए भी, मेरे घर में किसी को मुझे ऐसे लगता है कि इसको तकलीफ हो सकती है, तो उसे भी करना है। हम लोग डॉक्टर्स हमारे क्लिनिक में, हमने क्लिनिक बंद एक दिन नहीं छोड़ा है, डे 1 से हमारा क्लिनिक शुरू ही है। लॉकडाउन में भी हमारा क्लिनिक चालू था, आज भी चालू है, दोनों वक्त। पर्पस यही है कि हमें पेशेंट को डरने से अपने बचाना है। दूसरी बात यह है कि जब भी हमें क्लिनिक में जाना है तो क्लिनिक पे जाने के बाद में वहां पे जाते वक्त नाक को थोड़ा सा अंदर से हम लोग तेल लगा के जाते हैं, आने के बाद में स्टीम कंपलसरी लेते हैं, और ये स्टीम लेने से, उसके साथ में गार्गल करने से यहाँ पे जो अंदर वायरस 4 दिन तक रुकता है, उसके बाद में इंक्यूबेशन के बाद में वो शरीर में फैलने लगता है, तो उसको वहां पे हम लोग रुकने नहीं देते। जो डॉक्टर को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, दिन में 3 बार स्नान करो, 2-3 बार स्टीम ले लो, खाने में हल्का खाना रखो। ये जो हम लोग कर रहे हैं वो आप भी करोगे तो आपको भी डर नहीं है। बाहर से आने के बाद तुरंत वो जो भी कपड़े हैं वो धोने के लिए आप साबुन के पानी में डाल के रखो। दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस विच अ पेशेंट कैन टेक इफ ही फील्स कि मुझे इसमें से बाहर जल्दी आना है। तो 3 दिन तक अगर जिसको भी बुखार का पता चल गया, उसने स्टीम लेना शुरू किया, गार्गल शुरू किया, आयुर्वेदिक दवाइयां शुरू की, इसके साथ में कहीं पे प्रिवेंटिव करके आयुष काढ़ा भी हर जगह पे अभी आ रहा है, उसके अलग अलग कंटेंट्स है, पेशेंट के हिसाब से उसमें बदलाव भी डॉक्टर कर सकता है, लेकिन खुद नहीं करना है, वो डॉक्टर को करने दो। सर ये आयुष काढ़ा जो है ये तो ऑलरेडी सब जगह पे अनाउंस किया गया है, आयुष के ऐप में भी है, तो क्या ये सभी टाइप की प्रकृति, जैसे कि आपने बोला कि ये कोविड जो है वो 3-4 अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है, किसी को बॉडी एक होगा, किसी को खांसी आएगा, तो ये कोविड एक ही है या कोविड अलग अलग है, इसके लिए अलग अलग सिम्टम्स है, या आदमी के हिसाब से ये अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं? आदमी के हिसाब से हर शरीर में अलग अलग उसके लक्षण आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो काढ़ा हमें मिल रहा है वो थोड़ा सा, देखिए जब भी किसी भी बुखार के लिए दवाई देनी है तो थोड़ी सी गर्म ही रहेगी। हमें ये जानना है कि दवाई जो है वो गर्म रहेगी, तो जिसको किसी भी चीज से शरीर पे कोई भी गर्म चीज लेने से जिसको तकलीफ होती है उसको क्वांटिटी कम करनी है, और उसके साथ में वो शक्कर या फिर गुलकंद ऐसे कुछ ले सकता है। जिसको किसी भी दवाई गर्म, हम लोग व्यवहार में बात करते हैं ना, तो बोलते हैं कि अरे ये दवाई मुझे गर्म पड़ रही है, तो ये जिसको भी ये दवाई से जिसको गर्माहट ज्यादा होती है उसको उसके साथ में गुलकंद लेना है, तो उसको दवाई का असर जो है वो तकलीफ नहीं देगा। और दवाई तो दवाई है, उसको तो असर दिखाने के लिए शरीर में तो पहुंचना है। और अगर किसी को इसके साथ में शहद भी ले सकता है कि टेस्ट के हिसाब से, या गर्म है तो उसको, जैसे कफ का है जिसको चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर उसके साथ में उसको खांसी सर्दी और उसके साथ में सांस लेने में तकलीफ, तो उसके साथ में उसको शहद लेना है। जिसका शरीर टूट रहा है, तो ये शरीर टूटने वाले के साथ में उसको, जैसे दवाइयों में अरिष्ट, यानी अरिष्ट और असव ऐसे आते हैं आयुर्वेद में, जैसे दशमूलारिष्ट है, अमृतारिष्ट है, ये जोड़ के अगर ले लेते हैं जिसको बॉडी एक है तो उसको वो भी कंट्रोल आ जाता है। तो बेसिकली ये चीज डॉक्टर के ऊपर छोड़नी है, लेकिन अगर आपको इसको, डॉक्टर को आप बताओगे कि मेरे शरीर को ये चीज सह नहीं पाता, तो वो वैसे एडजस्ट करके दे सकता है। तो आयुष काढ़ा वही रहेगा, उसके साथ में देने वाली जो चीजें हैं वो बदली करके हम लोग हर प्रकृति के हिसाब से उसमें फर्क ला सकते हैं। और सर ये आयुष काढ़ा मतलब नॉर्मल आदमी को भी लेना चाहिए या कुछ होने के बाद ही लेना है? एज अ डॉक्टर आई विल एडवाइज कि आप सिर्फ, मुझे वहां पे अवेलेबल है, जैसे बीच में लोगों ने N95 मास्क सबने लेके रखे थे, जरूरत नहीं है। सो यू आर अननेसेसरी वेस्टिंग योर रिसोर्सेस। दवाइयां इतनी, एक दवाई तैयार होने के लिए कम से कम 1-2 साल नेचर को लगते हैं तैयार करने में, तो अननेसेसरी उसको नहीं। लेकिन जिसको डर है, जो बाहर कहीं पे घूम रहा है, जैसे कोई आदमी पूरे दिन भर घर में ही रहने वाला है, उसको तो इतनी सब दवाइयों की जरूरत है। उसे स्टीम ले ली, गार्गल कर लिए, खुद को थोड़ा संभाल लिया, उसका काम हो गया। च्यवनप्राश थोड़ा सा लेना है तो वो ले सकता है एज अ जनरल इम्यूनिटी बूस्टर, या फिर खाने में हल्दी ले सकता है, थोड़ी सी सौंठ पाउडर, या फिर थोड़ा अदरक ले सकता है। उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं जो घर में ही बैठा रहे। लेकिन जो आदमी बाहर निकलता है, जैसे आपको काम के लिए बाहर निकलना है, 4 लोगों से मिलना है, और वहां पे किसी के साथ में आपको शायद ये प्रॉब्लम आने का चांस है, तो ऐसे लोगों को ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से जो देते हैं वैसे नहीं, आपको
हम लोग कहते हैं कि इसको गर्म पानी, गोवा में और केरला में ये एक बहुत अच्छी आदत है कि वहां पे पानी अगर किसी ने मांगा तो वो प्लेन पानी नहीं आता, गर्म। उसके साथ में दवाई वाला ही पानी आता है। हम्म, लेकिन वो दवाई कितनी होती है, अगर नॉर्मल दवाई का डोज अगर आपको 100 ml है तो यहाँ पे वो 10 ml ही दवाई आती है, बाकी सब पानी रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको आयुष काढ़ा अगर आप रेगुलर लेना चाहते हो तो उसको 1/4 या 1/5 इतने ही क्वांटिटी में दवाई, बाकी का पानी, वाह, इस तरीके से बना के वो आपका पानी रेगुलर, जापान में जैसे करते हैं कि वहां पे आपको कभी भी जाओ वहां पे आपको जापानीज टी मिलेगा, लेकिन उसमें ना दूध रहता है ना शक्कर रहती है, सिर्फ वो चाय गर्म पानी के साथ में। तो वैसे ही आपको ये आयुष काढ़ा सिर्फ पानी में और थोड़ा सा ही, और पूरा पानी जो है वो आपका दवाई वाला पानी बन जाता है, लेकिन इतना दवाई नहीं जाता कि जो आगे चल के किसी को तकलीफ करे। तो तो ये आप इस तरीके से दवाई का पानी आप ले सकते हो। तो ये आयुष काढ़ा भी रेडीमेड टैबलेट या इस तरह से फॉर्म में आ जाता है कि मिल जाता है, या ये घर में ही ये बनाना पड़ता है? आयुर्वेद की खासियत ये है कि अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो इसके रॉ मटेरियल सब अवेलेबल है मार्केट में, वो भी ले सकते हो। किसी को टाइम नहीं है तो उसके लिए टैबलेट्स भी है, उसका लिक्विड भी है, उसका पाउडर भी है। सो इट इज अवेलेबल इन ऑल फॉर्मेट्स। सिर्फ इक्वली आपको, इक्वली इफेक्टिव ये हाँ, सभी? इट इज इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि दवाइयां तो लगभग वही है, हम्म, सिर्फ किसी को कन्वीनियंस के हिसाब से, पैलेटेबिलिटी के हिसाब से इसमें ये बदलाव आ गए। हम्म। तो सर अभी आज के यहाँ पर पर्टिकुलरली हम लोग आयुर्वेद का नाम निकालते हैं तो पतंजलि या उसी का लोग समझते हैं, पतंजलि की जो दवाई है उसी के पास चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसा नहीं है। आयुर्वेद मतलब वास्ट फैला हुआ है, जितने भी डॉक्टर से अलग अलग ट्रीटमेंट, मतलब वो ब्लाइंडली लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्टली पतंजलि की दवाई में जाते हैं, बोलेंगे कि भाई हमको ये बीमारी है, उसके ऊपर ये दे दो। तो देखिए उसके ऊपर देखिए, क्या सजेशन? लोगों की आदतें और लोगों का विश्वास जो है हम्म, वो अलग अलग चीजों से बनता है। हम्म, हमारे यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको फीस देनी पड़ेगी, इसके लिए लोग केमिस्ट से सीधा दवाइयां उठा के भी तो लेके आते हैं। हाँ, तो ये बात सही है क्या? नहीं है। अगर आपको सलाह चाहिए, अगर आप, एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपकी गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है और उसको कुछ हो गया, तो उसके लिए आप रोड साइड मैकेनिक के पास जाओगे ज्यादा से ज्यादा उसका पंक्चर जो है वो निकालने के लिए। लेकिन उसका इंजन में अगर कुछ खराबी है या उसके अंदर सीट में कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको प्रॉपर मैकेनिक के पास ही लेके जाओगे, या फिर अगर ऐसा लगता है कि गाड़ी में बहुत कुछ है तो आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हो। यही बात यहाँ पे भी है कि आपको ये शरीर जो है ये 10 लाख वाले गाड़ी वाला जैसे लगता है, या आपको कुछ भी चीजें बाजू के रोड साइड के पास लेके जाना है या खुद ही मुझे रिपेयर करना है, ये आपके ऊपर है। मुझे ऐसे लगता है कि इफ यू वांट अ प्रॉपर एडवाइस यू शुड ऑलवेज गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर। तो वैसे ही यहाँ पे भी आयुर्वेद का अगर आपको चाहिए तो आयुर्वेदिक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके आप इसकी सलाह लोगे, यू विल गेट द बेटर एडवाइस। और इसमें जैसे हम लोग 25-30 साल से काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सीनियरिटी आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद की विशेषता है कि जैसे यहाँ पे सीनियरिटी आ जाती है तो वैसे उसको हर तरीके के केस करने होते हैं। जैसे मुझे पीडियाट्रिक का यानी बच्चों का भी देखना है और हार्ट वाला पेशेंट है उसका भी देखना है। अभी ये कोविड आ गया, पहले पेन मैनेजमेंट चल रहा था तो अभी कोविड आ गया। सो इट इज वर्सेटिलिटी। जैसे एक ही कंप्यूटर में आप एक तरफ डिजाइनिंग का भी काम कर सकते हो, दूसरी तरफ ये रिकॉर्डिंग का भी काम कर सकते हो। तो वैसे ही आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अगर ट्रीटमेंट लेते हो अच्छा। सर आयुर्वेद का लिमिटेशन क्या है? मतलब ऐसा कुछ है कि इसके ऊपर आयुर्वेद काम नहीं कर सकता है और इसके ऊपर कर सकता है? क्योंकि आयुर्वेद का लिमिटेशन माना जाता है आम लोग आयुर्वेद के पहले अभी तक आदत थी, ऐसा माना जाता था कि आयुर्वेद बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस है, इफेक्ट होने में टाइम लगेगा, लोगों को उतना छुट्टी नहीं रहता है, ड्यूटी रहती है, इतना वक्त नहीं है, तो तुरंत एलोपैथी का कोई भी एंटीबायोटिक गोली ले लेंगे और बाद में ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो ऐसा मानना रहा है हमेशा कि आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है और काफी बीमारियों के ऊपर आयुर्वेद के पास नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा लोगों का कुछ लोग का मानना है कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप इतने साल से आयुर्वेद में रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियां हैं जिसके ऊपर आयुर्वेद नहीं कर सकता है काम, इसके ऊपर एलोपैथी के पास ही जाना पड़ेगा या होम्योपैथी के पास जाना पड़ेगा, या आयुर्वेद इन सभी लोगों का यूज करके ट्रीटमेंट करता है? कुछ बीमारियों कुछ एलोपैथी भी यूज कर लेता है, कुछ होम्योपैथी भी यूज कर लेता है और ट्रीटमेंट देता है। इसमें दो चीजों की हमें थोड़ी सी पहचान करा लेनी है। जैसे अभी यहाँ पे चल रहा था कि
ये बीमारी जो है चीन से आई है, तो चीन की सब चीजों के ऊपर हमें वहां पे पूरा बॉयकॉट करना चाहिए। अपने यहाँ पे गवलान में वहां पे उन्होंने कुछ गड़बड़ी की, इसके लिए वहां पे उसके ऊपर हमें कंट्रोल लाना है। ये मैं चीजें क्यों जोड़ रहा हूँ वो भी बोलता हूँ। तो इसके लिए हमने सोचा कि हमें मोबाइल जो है वो यूज ही नहीं करना है चाइना का, लेकिन आज क्या हो गया है कि आदत पड़ गई है। लेकिन हमने अगर ठान ली कि नहीं, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं। आई एम कनेक्टिंग इट विथ आयुर्वेद नाउ। आयुर्वेद में कुछ कमियां तो जरूर है, क्योंकि हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। हमने पिछले 300-400 सालों से इसके ऊपर जो भी विदेश का हमारे ऊपर प्रभाव रहा, तो उसके लिए हमने आयुर्वेद के ऊपर काम नहीं किया। तो इसके लिए आयुर्वेद की ये कमियां जो है, ये कमियां एज पर टाइम उसमें चेंज लाने के लिए हमने उसको सपोर्ट नहीं किया है। जैसे हमने पेन मैनेजमेंट में काम शुरू किया 6-7 साल पहले, तो आज हम लोग 16 स्टेट्स में और 6 देशों में पेन मैनेजमेंट आयुर्वेद के तरीके से लेके गए कि जहाँ पे तुरंत आपके गोली के पहले, ये दवाई का पहले आपका आयुर्वेद का काम हो जाएगा पेन में। तो ये हम कर सके क्योंकि हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। वैसे ही यहाँ पे फीवर में आप किसी भी तरीके का फीवर लेके आते हो तो आयुर्वेद उसमें काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। अभी कुछ भी नहीं है इसके लिए आयुर्वेद के पास आने से। अगर लोगों ने शुरू किया मुझे कुछ भी हो, मैं आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाके उसको बोलूंगा मुझे कुछ भी करके इसमें से आपके तरीके से आप ठीक करो, 5 साल में हर चीज में आयुर्वेद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या सोचा कि अरे मुझे इमरजेंसी में चाहिए तो मैं यहाँ पे भागूंगा, मैं वहां पे भागूंगा। तो हमने इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसके लिए इसमें प्रोग्रेस या इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अभी ये डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। जैसे हमारे पीएम साहब ने कहा वहां पे, गो वोकल फॉर लोकल। तो आयुर्वेद तो लोकल है, लेकिन हम लोग वोकल, हमने उसको यूज करना शुरू किया तो इसमें डेवलपमेंट भी आ जाएगी। जो अभी लैक्यूना है वो भी निकल जाएंगे। लैक्यूना क्या क्या है? एक है एंटीबायोटिक्स इसमें कम है, दूसरी बात है इमीडिएट इफेक्ट वाली कुछ चीजें जो कम है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। और ये रिसर्च जो है वो आप तक तभी आएगा जब आप यूज करोगे। पेन मैनेजमेंट अभी थाना में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लगभग 700 से 800 डॉक्टर्स जो ट्रेन हो चुके हैं वो पूरे भारत में फैल चुके हैं। तो आपको अगले 10 साल में पेन मैनेजमेंट में आयुर्वेद के क्लिनिक्स हर जगह पे दिखने लगेंगे। तो आप बोलोगे कि अरे हाँ, इसमें चेंज आ गया है। वो क्यों आया? क्योंकि कुछ लोगों ने इसको मान लिया। तो वैसे ही अगर हमने यहाँ पे आयुर्वेद को मानना शुरू किया तो डेफिनेटली विद इन 10 years यू विल फाइंड एवरीवेयर एंड इन एवरी प्रॉब्लम आयुर्वेदा हैज सॉल्यूशन। जैसे मैंने सर एक था, जैसे मैं क्यों ये कह रहा था, जैसे कि अभी टाइफाइड है, मलेरिया है, बोला जाता है कि अभी ऐसा ये चीज हो गया तो इसमें तो सीधा सीधा कोर्स है एलोपैथी का। टाइफाइड हो गया तो ये कोर्स है, मलेरिया हो गया तो ये कोर्स है। तो ऐसी चीजों के ऊपर फिर भी इसमें तो बुखार तो है, उसके बावजूद भी तो आयुर्वेदा ऐसे ट्रीटमेंट के ऊपर भी, ऐसे बीमारी के ऊपर भी ट्रीटमेंट करता है पूरा इंडिपेंडेंटली, और गारंटी दे सकता है कि भाई ये ठीक हो जाएगा। जैसे आपने गारंटी की बात की, तो टाइफाइड में भी एलोपैथी में एक दवाई से कोई गारंटी देने जाएगा तो नहीं है। वहां पे भी काम चलता रहता है। जो पहले बीमारियों में, जैसे टाइफाइड में 10 साल पहले जो दवाई काम कर रही थी आज वो असर नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर उनको दूसरा कुछ ढूंढना पड़ा। वैसे ही आयुर्वेद में भी ये चेंजेस होते हैं। टाइफाइड के ऊपर भी है, मलेरिया के ऊपर भी है, और उसके साथ में जो भी फीवर, अभी स्वाइन फ्लू से लेके लेप्टोस्पायरोसिस से लेके जो भी बीमारियां आई थी उसके ऊपर आयुर्वेद में भी दवाइयां हैं। सिर्फ बात ये है कि हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा। इसको अगर हम थोड़ा सा जरा गाने के ढंग से अगर सोचेंगे तो आपने देखा होगा कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, उसके आगे जो है वो आयुर्वेद को है, मेरे अपने मेरे होने का सबब मांगे। तो ये आज आयुर्वेद के लिए हो गया कि अपने ही लोग पूछ रहे हैं कि अरे तुम्हारे पास वो है क्या हुनर, और ये हुनर आपके पास होके भी आपके ही लोगों ने विश्वास नहीं लिया। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। और उसमें मैं ये नहीं कहता कि लोगों की वजह से हो गया, शायद हमारे भी कुछ लोगों ने इसमें गलतियां की होगी, बट अगेन नाउ वी हैव टू कम बैक टू आयुर्वेद। हमें ये इसके लिए आना है क्योंकि इसमें वो दम है। सर ये आयुर्वेद का जो पुराना जो अपना आयुर्वेद है, उसने जो अपने ऋषि मुनियों ने, जिनको ये पूरा दुनिया का ज्ञान था, भले वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे लेकिन उनको पता था, उन्होंने ही आयुर्वेद को भी ढूंढा है। उन्होंने ही
योग को ढूंढा है। तो ये इनका जो पुराने जो लिखावट है, जो बुक्स है, वो सभी के सभी पुराने अभी भी अवेलेबल है, और उसी के ऊपर आगे में हम लोग का रिसर्च चल रहा है। और जितना रिसर्च होना चाहिए उसी हिसाब से रिसर्च अपना हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से, जिस तरह से एलोपैथी में होता है, या इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट या उसमें और रिसर्च की जरूरत है? एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आयुर्वेद में कितने कॉलेजेस आज महाराष्ट्र में आपको पता है? 74 कॉलेजेस। इंडिया में कितने हैं? 550 कॉलेजेस। हर कॉलेज में जो भी वहां पे काम होता है, तो एमडी के लिए हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो टॉपिक लेके उसके ऊपर मॉडर्न तरीके से वैलिडेट हो ऐसे रिसर्च करना ही होता है। तो आप जान सकते हो कि साल में कम से कम 1000 नए नए टॉपिक्स पे आयुर्वेद में रिसर्च हो रहा है अक्रॉस इंडिया। लेकिन ये हम तक बात नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो बात रुचिकारक नहीं है, टेस्टी नहीं है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज टाइप नहीं है। लेकिन ये चीजें हो रही है। इवन कोविड के ऊपर आज महाराष्ट्र में 25 जगह पे रिसर्च चालू है आयुर्वेद के थ्रू। ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। और इसके साथ में जब उन्होंने उस वक्त काम किया था, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा था कि रोग ही ना हो, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा काम किया है, कि जिससे मुझे बीमारी नहीं। आपको मालूम है कि जैसे हम लोग ये सीजनल रूटीन्स है, अभी ऋतुचर्या, वर्षा ऋतु चालू हो गया, तो कुछ चीजें उन्होंने कही कि अभी ये ऋतु में आपको नहीं खाना है, आपको बीमार नहीं होना है ना, तो ये चीज करनी है। जैसे वर्षा निकल जाएगी तो उसके बाद में जब शरद ऋतु आएगा, तो उस वक्त उन्होंने उसमें चेंजेस बताए, उस वक्त अलग से आपको ऋतुचर्या के हिसाब से पंचकर्म बताए। तो सीजन वाइज पूरे साल में 6 सीजन है, 6 सीजन में आपका हर दिन का खाना पीना कैसे बदलना है वो उन्होंने बता के रखा था, सो दैट यू शुड नॉट गेट इल। तो उनकी सब फोकस जो पहले थी वो थी आपकी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाओ, और उसके बाद में बीमार हो जाओ तो उसके लिए उन्होंने प्रोटोकॉल्स बना के रखे। तो ये सब उस वक्त से आज भी अवेलेबल है, ओनली वी आर नॉट लुकिंग टू इट। सर, आपका अभी अभी के ऋतु के लिए क्या, जिस ऋतु आपने बोला, तो अभी के ऋतु के लिए आपका क्या सजेशन है लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो सुन रहे हैं, कि किस तरह का खाना वो खाएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा टू मेंटेन उनका हेल्थ? और वो पर्टिकुलर समझो हो भी जाता है कोविड या नहीं, जिसको नहीं भी होना है, तो कौन सा खाना प्रिफर्ड रहेगा? और कुछ लोग कहते हैं कि लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो देखिए, वर्षा ऋतु अभी जो शुरू हो रहा है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि बाहर ऑलरेडी थोड़ा सा क्लेद यानी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहेगा, तो उस वक्त आपकी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा हेवी फूड, सॉलिड फूड जो है उसको थोड़ा सा कम ही करना है। लिक्विड जैसे आपने कहा, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके ऐसे लिक्विड्स यानी सूप्स आपको लेने हैं, या फिर आपको भर्जित यानी जो प्री डाइजेस्टेड फूड है वो ज्यादा आपको लेना है। तो अगर आपको पोहा लेना है तो उसको ड्राई पोहा आपको लेना है। हर चीज में उन्होंने अलग अलग से बताया कि आपको जितनी भी चीजें लेनी है वो इजीली डाइजेस्टिबल चीजें हो। तो एक तरफ आपको बताया कि आपको इसमें ज्यादा मीठी चीजें नहीं लेनी है, दूसरी तरफ उन्होंने बोला है कि आपको जैसे सूप्स है, तो सूप की जगह पे आपको अगर ये अभी काढ़े की जैसी बात चल रही, तो ये आयुष काढ़ा हो या सिर्फ आपको, आप हमेशा जो भी चाय पीते हो, तो चाय पीते वक्त उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के पियो, तो अदरक वाली चाय आपको ये सीजन में अच्छी है। जैसे भी बाहर बरसात का मौसम है, तो उस वक्त आपको लगता है कि मुझे अरे बाहर जाके भजिया खानी है या पकोड़े खाने हैं, तो ये पकोड़े भजियों की जगह पे आपने अगर समझो बारबेक्यू वाली चीजें यूज की, यानी कम तेल वाली चीजें जो आपने डायरेक्ट हीट करके यूज की, तो वो डाइजेशन के लिए आसान है। आपको इस सीजन में राइस की जगह पे खिचड़ी लेनी है, और रोटी जो है उसको तवे पे सेकने के बाद में सीधा अंगीठी के ऊपर भी उसको सेकना है, तो वो और हल्का हो जाता है। यानी तंदूर रोटी जो हमें बाहर मालूम है, लेकिन अभी तंदूर रोटी के लिए बाहर नहीं जा सकेंगे, तो घर में आप अपने ही गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर उसको डबल सेक कर दीजिए, तो वो रोटी आपके लिए काम की है। इसको यहाँ पे रोटी की जगह पे अपने अगर महाराष्ट्र में फेमस जो है वो भाकरी है, तो हम लोग भाकरी ले सकते हैं। फिर इसके साथ में जो बैंगन का भरता बनता है, तो ये बैंगन का भरता है वो भी अच्छा है इसके लिए। इसमें ज्यादा आपको फ्रेश चिली जो है, पाउडर चिली की जगह पे फ्रेश चिली यूज करने में ज्यादा फायदा है। ये सब चीजें जो छोटी छोटी है, अगर हम लोग
मुझे वर्षा ऋतुचर्या आपको नेट पे मिल जाएगा, तो वो आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। सर लेकिन आपने मेरे को एक जो चीज, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आपने बोला राइस की जगह पे खिचड़ी, तो राइस और खिचड़ी में क्या डिफरेंस हुआ? मतलब एक्चुअली राइस से ही तो खिचड़ी बनती है। नहीं, उसमें फर्क क्या है देखिए, जब भी आप खिचड़ी बनाते हो तो पहले आप कुछ मसाला है उसके साथ में आप जो भी राइस और उसके साथ में जो दाल है उसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हो या फिर रोस्ट कर लेते हो, तो उससे वो हजम होने के लिए आसान हो जाता है। वेरएज व्हेन यू कुक राइस ओनली टू ईट इट एज दाल और राइस, तो उस वक्त आपने सिर्फ उसको पानी के साथ में बॉईल किया है। ये बॉईल करने के पहले आपने उसको रोस्ट किया तो हजम करने के लिए आसान होता है। ओके, तो इतनी छोटी छोटी बातें आयुर्वेद में बता के रखी है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ अभी जा रहा है। इट इज अनफॉर्चुनेट बट स्टिल आई कैन से कि भारतीयों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग स्वदेशी खुद की तरफ देखने के लिए ये एक अच्छी चीज है कि आप आयुर्वेद को अपनाओ। और ये आयुर्वेद सिर्फ बीमारी के लिए नहीं अपनाना है, हमें बीमार ना गिरना है, इसके लिए अपना है। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, तो उसके लिए मुझे आयुर्वेद चाहिए। सर ऐसा कुछ पथ्य है पर्टिकुलरली कि इन चीजों को अवॉइड ही कर देना चाहिए? मतलब आयुर्वेद ने पर्टिकुलरली अभी ये जो सीजन चल रहा है, मतलब बीमारियों का सीजन भी बोल सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल में जो कोविड नहीं भी होने के बावजूद वर्षा ऋतु आने के शुरुआत में काफी लोग बीमार होते हैं, अलग अलग बहुत बड़ी सीरियस बीमारी नहीं होती हुई भी बीमार होते हैं, तो उसके लिए कुछ पथ्य आप सजेस्ट करेंगे कि ये चीज अवॉइड करें तो बेटर है? बिल्कुल। इसमें सबसे जो अवॉइड करने वाली चीज है वो है जो ऑटोमेटिकली अवॉइड हो ही चुकी है, वो है जंक फूड। ओके। जो भी हम लोग बाहर जाके पिज्जा बर्गर और ये सब चीजें जो भी अननेसेसरी चीजें जो हम लोग खाते थे वो अभी ऑलरेडी बंद हो चुका है। घर में ओवर ईटिंग आपको अवॉइड करना है। जो भी आपको खाना है आपके हिसाब से थोड़ा सा कम, यानी यू हैव टू ईट लेस देन योर एपेटाइट। जितना आप खा सकते हो, मुझे लगता है कि मुझे 2 रोटियां खानी है, 3 रोटियां खानी है, तो आपने 1.5 भी खा लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ज्यादा नहीं खाना है। दूसरा, ऑयली चीजें जो डीप फ्राइड चीजें है वो ये सीजन में बिल्कुल नहीं लेनी, उससे बीमारी आप बुला लोगे। और तीसरा है फर्मेंटेड फूड, दही, रायता, उसके साथ में हम लोग जो अचार बनाते हैं, ये अचार थोड़ा सा इसी के साथ में पनीर वाली चीजें भी कुछ लोग लेते हैं, तो ये चीजें फर्मेंटेड फूड जो है उसको थोड़ा अवॉइड करना है। बस इतना करेंगे तो भी काफी है। सर आयुर्वेद का नॉनवेज फूड के बारे में क्या कहना है? अगर मैं कुछ बताऊं तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी कि आयुर्वेद नॉनवेज कहीं पे भी ना नहीं बोलता है, पहली बात। और जितनी डिशेस आयुर्वेद में नॉनवेज की लिखी हुई है वो अगर आप किसी किताब में देखने जाओगे तो 1200 से ज्यादा रेसिपीज आयुर्वेद में नॉनवेज की है। ओके। उसको कैसे तैयार करना है वो भी बताया है, राइट फ्रॉम उसमें 8 टाइप बताए कि प्राणी कैसे वो जमीन पे रेंगता है, दौड़ता है, इस तरीके से उसमें कौन सा प्राणी अगर आपको खाना है तो कैसे खाना है। कैन यू इमेजिन, जो चरक आयुर्वेद का बड़ा ग्रंथ है तो उसमें उन्होंने सबसे पहले दिया है अपने गेहूं और उसके साथ में 2 नंबर पे दाल और 3 नंबर पे मीट ईटिंग के लिए जो भी पदार्थ है उनका वर्णन है। उसके बाद में सब्जियां आती है। तो कैन यू इमेजिन कि उस वक्त उस जमाने में उन्होंने नॉनवेज कैसे लेना है उसका भी वर्णन करके रखा है। सिर्फ हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको अलग तरीके से लिखते हैं। शायद इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बीच में अहिंसावाद बहुत बढ़ गया था। तो अहिंसावाद उसमें थोड़ा बहुत जैसे हम लोग कहते हैं कि ये किसने बढ़ाया वो छोड़िए, लेकिन जीवो जीवस्य से जीवनम, इसके लिए उन्होंने उस वक्त इसकी भी व्यवस्था की थी। इसको आप कौन से एंगल से ले रहे हो उसके ऊपर है, लेकिन आयुर्वेद ने कहीं पे भी नॉनवेज को मना नहीं किया है। और ये सीजन में पर्टिकुलरली ये सीजन में भी आपको अगर लेना है तो भर्जित, यानी उसको रोस्ट करके अगर आप लेते हो तो उसमें कुछ तकलीफ नहीं होगी। ये मेरे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज ही रहा है। मैं एक्सपेक्ट हम नहीं, इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड कर सकते हैं। जैसे हम लोग उपवास करते हैं तो उपवास की भी कुछ मिथ्स है, वो भी हमें देखनी है। तो मिथ्स हम लोग ये 2 चीजों के ऊपर पूरा एपिसोड ले सकते हैं कि आयुर्वेद में नॉनवेज और उसके साथ में और एक दूसरी बात है कि जिसके ऊपर ये इतना बीच में हंगामा हो गया, मद्य, और तीसरी बात है धूम्रपान। तो ये सब चीजें आयुर्वेद ने उसका प्रमाण भी दिया है, कैसे करना है वो भी बताया है।
लेकिन ये किसी अलग एपिसोड में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जरूर इंटरेस्टिंग थिंग, ये इंटरेस्टिंग थिंग है और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज जैसा आपने वर्ड यूज किया, दैट इज द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस। क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना था कि शायद आयुर्वेद वाले सीधा ऐसा ही बताते होंगे कि नहीं आयुर्वेद में मना है, इसलिए मैं क्वेश्चन में लिखा भी नहीं था ये क्वेश्चन, में डायरेक्ट आपको पूछा कि मैंने। और आपके लिए दूसरी ब्रेकिंग न्यूज मैं ये देता हूं कि आयुर्वेद में ग्रीन वेजिटेबल्स को ना बोला है, पर्टिकुलरली ये सीजन में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको नहीं लेने हैं ये सीजन में। जैसे आपने बताया कि किस चीज को टोटल नो, तो आई विल से कि ग्रीन वेजिटेबल्स को ये सीजन में आप दूर रखो। लेना है तो कैसे लेना है वो भी अलग तरीका है कि आपको पहले वो सब्जी बॉईल करनी है, मैश करनी है, पहले बॉईल करके मैश करनी है, उसके बाद में उसको निचोड़ना है, उसके बाद में उसको रोस्ट करना है, उसके बाद में उसमें वही सब जो भी आपने निचोड़ लिया है वो रस को डाल के उसके साथ में लहसुन यानी गार्लिक उसमें डाल के उसको पकाना है। तो ग्रीन वेजिटेबल लेना है तो ये तरीके से लेते हो तो चलेगा, अदरवाइज ग्रीन वेजिटेबल्स इज नो फॉर दिस सीजन। रीजन क्या होगा सर इसके पीछे? इससे पेट में गैसेस ज्यादा बढ़ते हैं, डाइजेशन के लिए उसको समय लगता है और उससे शरीर को जो फायदा है वो कम है। मिनरल्स आपको मिलते हैं लेकिन उसके लिए इतना सब अगर प्रयास करोगे तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले। सर और एक अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको जो क्लियरिटी हमको चाहिए, जैसे कि एलोपैथी में अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग ब्रांड है, ये कंपनी का वो कंपनी का, अच्छी क्वालिटी ये नॉर्मल क्वालिटी, तो उस तरह से आयुर्वेदा में भी कुछ है ये ब्रांड या उस तरह से, या डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं उनकी तरफ से बनाया हुआ मेडिसिन, तो वैसा कुछ है किस तरह से आयुर्वेदिक? बेसिकली आयुर्वेद का डॉक्टर अगर खुद दवाइयां बना रहा हो खुद के लिए, जैसे मैं जिन गुरुजी के पास पढ़ा उनके पास दवाइयां वो खुद बनाते थे, तो बाहर से लाने वाली दवाइयों का प्रोपोर्शन में भी 5% 10% उससे ज्यादा नहीं था। तो हमारे क्लिनिक में भी हम लोग 50-60% 70% दवाइयां खुद बनाते हैं। दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस, दवाई के ऊपर कॉन्फिडेंस। लेकिन आज क्या हो गया है, सबको थोड़ा सा जल्दी चाहिए और सब दवाइयां इतने इजीली रॉ मटेरियल भी मिलता नहीं है, तो इसके लिए लोग दवाइयां जो है उसको बनाने के लिए खुद नहीं जाते, बाहर से उठा के लेके आते हैं जो तैयार मेडिसिन है। उसके लिए एक सिंपल सा रूल आप समझ लीजिए, किसी भी दवाई को विदाउट अप्रूवल बेचने के लिए अलाउड नहीं है। तो अप्रूवल में क्या क्या होता है, एक है एफडीए, फिर दूसरा है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये दो लेबल आपके दवाई के ऊपर अगर है तो यू कैन गो फॉर दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन। जीएमपी और एफडीए लाइसेंस, ये दो चीजें वो दवाई के ऊपर आपने देखी, तो आप ब्रांड का सोचिए मत, क्योंकि ब्रांड्स तो बहुत है लेकिन उसके साथ में अगर ये दो चीजें हैं तो आप जो भी दवाई अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। ओके गुड। सर ये जैसे आपने मैं फिर से एक बार कोविड के ऊपर आ रहा हूँ। कोविड-19 में आपने भले 3 टाइप के अलग अलग सिम्टम बताए, तो सब में उसको बुखार आना मस्ट है, मतलब बुखार इज द प्राइमरी सिम्टम, या किसी का सिर्फ बुखार आया नहीं है लेकिन उसको खांसी है, सिर्फ सरदर्द है, तभी भी चांसेस है कोविड के, या बुखार इज द प्राइमरी सिम्टम्स वो मस्ट है? पहले तो बात ये समझनी है कि हम लोग कोविड को डर क्यों रहे हैं। डरने का कारण है इससे मृत्यु आ सकती है। अगर बीमारी जो है या जो वायरस है वो किसी के शरीर में गया और वो बुखार तैयार नहीं कर पाया, उसका शरीर ने उसको कंट्रोल कर दिया, उसको दवाई की जरूरत ही नहीं है। ओके। लेकिन उसके शरीर में वो जंतु गया, शरीर उसको प्रतिकार कर रहा है, लेकिन प्रतिकार करने के बाद में उसको कंट्रोल में नहीं ला रहा है, तो इसके लिए 2-3 दिन बुखार चल रहा है, तो उसके लिए उसको दवाई की जरूरत है। तो बुखार आने के बाद में उसको, जो भी पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। बुखार नहीं आया उसको दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी प्रिवेंशन वाला बताया उतना काफी है। बुखार आ गया, चाहिए 1 दिन के लिए आया, 2 दिन के लिए आया, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर वो ग्राफ के हिसाब से, पहले बुखार थोड़ा सा आता है, फिर बीच में कम हो जाता है, फिर से आता है बुखार, तो ये सेकेंड टाइम वाला जो बुखार है ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उस वक्त उसका साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है और उस वक्त उसको बचाना मुश्किल होने लगता है, उसको उस वक्त सांस फूलने लगे, उस वक्त सबके लक्षण वहीं पे जाते हैं।
जिसे अरिष्ट लक्षण बोला गया है आयुर्वेद में। तो ये अरिष्ट सूचक लक्षण जब भी दिखने लगे तो उस वक्त उसको एडमिशन के बगैर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। तो अरिष्ट लक्षण के पहले उसे हमें रोकने के लिए 2-3 दिन का बुखार है, सीधा उठा के डॉक्टर के पास जाना ही है। सर डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन मतलब ये था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, किसी को किसी बॉडी एक हो रहा है, उसको बुखार नहीं है, सिर्फ बॉडी एक हो रहा है, या किसी को सिर्फ सर दर्द है, तो उसमें इसको कुछ कोविड या सिर्फ सर्दी है लेकिन उसको एक सिंपल सा इसके लिए टेस्ट क्या करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी बाहर मलेरिया भी दिखने वाला है, वहां पे डेंगू भी दिखने वाला है, वहां पे टाइफाइड भी आने वाला है। ये एक तरफ होने वाला है। दूसरी तरफ किसी को सिर्फ घुटने का तकलीफ है, या पहले से उसको सांस की तकलीफ है, अस्थमा जैसे कोई है, या फिर डायबिटीज है जिसको बुखार समझ में नहीं आता है, तो ये लोगों को, जिसे हम लोग कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं, तो उनको बुखार जो है वो हर दिन टंग के नीचे, यानी अपने जुबा के नीचे थर्मामीटर रख के टेम्परेचर देखना है। बाहर से यहाँ से कोई बोलेगा अरे मुझे बुखार नहीं है, तो ये वाला बुखार आपको चेक करना ही नहीं है। ये वाला बुखार आपको सिर्फ जबान के नीचे जो थर्मामीटर रख के चेक करोगे वही बुखार आपको, और इन एवरी कोविड केस वेयर देयर इज एनी फैटेलिटी आपको ये बुखार रहेगा ही। और ये आपको शरीर पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 2-3 दिन से मेरी पीठ में दर्द चल रहा है, मेरा शरीर टूट रहा है, आप उसका बुखार जबान के नीचे देखो 99-100 तो रहेगा ही। दैट मीन्स ही हैज टू रिप्रेजेंट फीवर। फीवर के बगैर इसमें फेटेलिटी नहीं है, फीवर है तो फेटेलिटी डेफिनेटली है। ऐसे टेस्ट में आपको फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर आपको बुखार है तो ट्रीटमेंट की जरूरत है ही, और बुखार आपको आएगा ही, क्योंकि इसमें शरीर प्रतिकार करेगा। आपका शरीर प्रतिकार के बगैर आपके प्राण आपके शरीर से बाहर नहीं जाएंगे, तो प्रतिकार का लक्षण ही बुखार है। बराबर। सर थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट क्वेश्चन, मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा। सर जिस तरह से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है, जिससे वो मेटल्स, अलग अलग तरह के मेटल यूज करके ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि मेटल आर्सेनिक एल्बम में काफी पैमाने पे यूज हुआ, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ मेटल, तो वो बेसिकली जहर, जैसे जहर को मारता है, इस तरह का प्रिंसिपल के ऊपर होम्योपैथी काम करता है। तो एलोपैथी और होम्योपैथी, इसमें कुछ सिमिलैरिटी, और एलोपैथी में, सॉरी, जो आयुर्वेदा और होम्योपैथी में इस तरह से कोई सिमिलैरिटी, और आयुर्वेदा भी इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट में यूज में लाता है, उसको एक मेरा क्लैरिटी में करना चाहता था, उसके बाद में हम लोग उस प्रोग्राम को क्लोज करें। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ अभी होम्योपैथी का, जैसे आपने जिक्र किया कि वहां पे मेटल्स और इसका इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में लगभग 5000 मेडिसिनल प्लांट्स, लगभग 70 टाइप के मेटल्स एंड मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट, जितने भी एनिमल्स अवेलेबल है उस हिसाब से, तो ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। इनफैक्ट आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जग में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जिसको दवाई के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी सी एनी मेटल कि इसको दवाई में यूज कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में भी ये मेटल्स और इसका सब यूज है। ओनली थिंग इज आयुर्वेद एक ही तरीके से दवाइयां नहीं सोचता है। कहीं पे अद्रव्य चिकित्सा, यानी एक भी दवाई दिए बगैर भी ट्रीटमेंट करने वाले आयुर्वेद में डॉक्टर्स है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे कि जो सिर्फ ये रसौषधि, जैसे मैंने अभी कहा पारद इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट मेटल, लेकिन इसको भी आयुर्वेद ने मेडिसिन के हिसाब से कन्वर्ट करके यूज किया है, और इसे हॉर्मेसिस, पारा, मर्क्यूरी, तो इसको भी आयुर्वेद ने मेडिसिन के हिसाब से यूज किया है। गोल्ड जिसे हम जानते हैं, तो इसको भी मेडिसिन के हिसाब से यूज किया है। सो वी कैन से एनीथिंग दैट इज हार्मफुल, या फिर जिसको विष बोला जाता है, तो ये विष को भी संस्कार करके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहा है आयुर्वेद, आज से नहीं, पिछले 5000 सालों से। तो होम्योपैथी तो पिछले 250 सालों से या 200 सालों से काम कर रही है, और सिर्फ एक ही प्रिंसिपल कि लाइक किल्स लाइक, या विष का उसके ऊपर उपचार है। तो आयुर्वेद यूज करता है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनिटी ऑन वन साइड, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग द डिसीज, उसके जो भी जर्म्स है उसको मारने वाला दवाई, दूसरी तरफ है कि शरीर को अंदर से ठीक करने में। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू ट्रीट। तो इसके लिए हम लोग अलग से सिर्फ ये तीनों शास्त्रों का कंपैरिजन के लिए भी अलग से एक प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे आपके लिए पूरे साल भर के लिए आपने सिर्फ ऐसे ही किसी
पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम किया तो आपका शायद मेडिकल वेबसाइट बन जाएगा। सिर्फ उड़ान नहीं, हर चीज को हम लोग आयुर्वेद से जुड़ा सकते हैं। करियर किसी को तैयार करना है तो उसके लिए प्रकृति परीक्षण, जिसको हम लोग आरोग्य कुंडली बोलते हैं। तो आरोग्य कुंडली का मतलब है कि आप सामने बैठा हुआ आदमी वो क्या सोच रहा है वो भी आप यहाँ पे बैठ के सोच के आपको बता सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मुलाकात चल रही है तो आपके मन में क्या विचार आ रहे होंगे, ये भी सोचने के लिए मुझे आयुर्वेद उसकी ताकत देता है। सामने अगर मेरे पास इंटरव्यू के लिए कोई आया है तो इंटरव्यू के बाद में उसको मुझे सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखना है या उसको मुझे कुछ बड़ी पोस्ट के लिए मैं उसको सोच सकता हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू आरोग्य कुंडली। तो उड़ान में किसी को करियर के लिए अगर सोचना है तो वो भी हम लोग आयुर्वेद से आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। सर और एक बात, पहले हम लोग वैद्य देखते थे, काफी वैद्य होते थे, और मतलब मैं छोटा था तभी मैं वानगांव में रहा था, वहीं पे डॉक्टर प्रशांत ने मुझे, एक्चुअली आपके बारे में, हम लोग थाना में थे, उसके बावजूद उससे मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा। लेकिन वहां पे हमने वैद्य देखे थे जो सिर्फ नब्ज देखते थे हाथ की, और हाथ की वो दूसरा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करते थे। उनके पास तभी कोई टेथोस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ किसी का भी। और वहां पर भी तभी एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन हम लोगों को भरोसा वैद्य के ऊपर ज्यादा था। वो हाथ की नब्ज देखते थे और दवाई बता देते थे, उसकी बीमारी भी वही बता देते थे, आपको बीमारी ये है, मतलब वो बोलते थे बीमारी बताओ मत, मेरे को सिर्फ नब्ज बताओ। और फिर वो नब्ज देख लेते थे और बीमारी बता देते थे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे। तो लोगों को आदत ही पड़ गई थी कि भाई मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है आप ही बताइए क्या हुआ करके। तो ऐसा ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है या ये पर्टिकुलरली वो बंदे की इंट्यूशन है या उसकी ताकत है, उनकी जो ध्यान धारणा होगी, आई डोंट नो। तो ये आयुर्वेदा का टेक्निक है पर्टिकुलरली, ये मतलब विद्या है, कैसा है? देखिए, नाड़ी परीक्षण ये परीक्षण का एक साधन है। ओके। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं सिर्फ हर एक का सोनोग्राफी करके इसका निदान करता हूँ या फिर स्कैनिंग करके सब निदान करता हूँ, तो किसी हद तक जहां पे शरीर में कुछ बदलाव है वहां पे वो काम में आएगा। लेकिन हर चीज को पूरा समझ के उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करना, ये थोड़ी सी बात जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन हो जाता है। उनका जब भी वो आप कोई नाड़ी देखने के लिए वहां पे जाते थे तो वो जो भी बोलते थे वो आप पूरा करते थे, इसके लिए वो विश्वास से उसका काम आधा हो जाता था। तो ऐसे ही जिनके पास मैंने सीखा है, जो रसवैद्य थे, उनका सब भरोसा आयुर्वेद में 3 कंपोनेंट्स है। एक है हेतु, हेतु यानी किस चीज से हो रहा है, दूसरा है लिंग यानी लक्षण जो भी हो रहा है उसके, और तीसरा है औषध। तो कोई सिर्फ हेतु के ऊपर काम करने वाला भी है, किस चीज से हुआ होगा उसके ऊपर काम करो, ट्रीटमेंट हो जाती है। लिंग यानी जो आपको है वो देख के, जैसे नाड़ी वैद्य है वो लिंग देखते हैं, लक्षण देखते हैं और उस हिसाब से उसको ये दवाई दे देते हैं। और उसके साथ में उसका दूसरा काम क्या है, उसके लक्षण जो है उसके हेतु उसको बंद करे। मैं जिनके पास जाता था वो तीसरे टाइप के वैद्य थे, जिनको दवाई के ऊपर ज्यादा भरोसा था। तो वो दवाई के हिसाब से वो रोग का परीक्षण करते थे, आपको क्या हो गया उस हिसाब से उनके पास जो प्रभावशाली साधन था वो था उनकी दवाई। तो यू विल फाइंड 3 काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स। वन इज हु इज लुकिंग टू द कॉज, वन हु इज लुकिंग टू द सिम्टम्स, एंड थर्ड हु इज लुकिंग टू द मेडिसिन। तो उस हिसाब से वो अपने तरीके से अपने पेशेंट से हम जिसको बोलते हैं डायलॉग करते हैं और दूसरी 2 चीजों को संभाल लेते हैं। तो whenever we see कि कोई नाड़ी परीक्षा करके कर रहा है तो उसके साथ में ये दोनों चीजों की जरूरत है। तो फॉर्चुनेटली वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स इन आयुर्वेदा कि जो ये तीनों चीजों में से शायद तीनों में भी एक्सपर्ट हो, यानी मुझे नाड़ी भी आती है, मुझे दवाई भी आती है और मुझे लक्षण भी समझ में आते हैं। तो विल ट्राई टू गो फॉर डॉक्टर who balances all these 3 things। तो इसके लिए नाड़ी परीक्षक जो है वो अपने जगह पे सही है, जो दवाई से पेशेंट के लक्षणों को देख के दे रहा है वो भी सही है, और तीसरा डॉक्टर जैसे कंसल्टेंट है कि वो आपके कारणों को ढूंढता है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है, तो वो भी सही है। सो वी कैन से दीज आर ऑल फ्लेवर्स ऑफ आयुर्वेदा। और ये फ्लेवर्स आप कैसे किसके पास जाके, और इन सब का एक बेस है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, एंड इट इज बिल्ड ऑन द ट्रस्ट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद आपको किसी ने बता दिया कि ये आयुर्वेद के बारे में कुछ जानता है, लेकिन ये ट्रस्ट आपको मेरी बातों से पहुंचेगा। मैंने जैसे उन्होंने कुछ बोला आपको, आपने हाँ ठीक है,
लेकिन जब मैं बात करूंगा तो आपका विश्वास हो जाता है। तो वैसे ही डॉक्टर्स ट्रस्ट इज बिल्ट विद द पेशेंट इन ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये रिलेशनशिप किसी भी डॉक्टर के साथ जिसका भी हो, वो डॉक्टर उसके लिए सही है। तो डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती समय दिया, आयुर्वेदा के बारे में बहुत जानकारी 1 घंटे में हम लोग जितनी जुड़ा सकते थे दी। मेरे ख्याल से आयुर्वेद सब्जेक्ट 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसमें इतने टॉपिक है, एक एक टॉपिक के ऊपर अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है कि एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग 1 1 घंटा बिता सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम भी जाएगा तभी भी पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आयुर्वेद, और मुझे खुशी भी हुई आपसे बात करके, क्योंकि आयुर्वेदा के ऊपर इतना अच्छा काम चल रहा है, इतने अच्छे डॉक्टर आज भी है, और आयुर्वेद जो अपने हजारों सालों पहले अपने ऋषि मुनियों ने उनको रिसर्च करके जिसका संशोधन किया, उसके ऊपर आज भी वो इंडिया में उसी ताकत से काम करने की ताकत रखता है। और आप जैसे डॉक्टर उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, आपका पूरा लाइफ आपने दिया है उसके ऊपर, तो हम शुक्रगुजार हैं आप जैसे डॉक्टरों का, जिनकी वजह से ये आयुर्वेदिक विद्या भारत में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोविड के माध्यम से ही वो कोविड आया है, जिसकी वजह से लोग आयुर्वेदा और इस तरह की जो अपनी भारतीय परंपराओं की भारत में बनी हुई जो विद्याएं है, इसका लाभ उठाएंगे और अपने आप प्रकृति को स्वस्थ रखेंगे। तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रोग्राम देखा। डॉक्टर साहब का धन्यवाद, प्रोफेसर मनीषा राजपूत का भी मैं धन्यवाद कहता हूं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर्स को। और सभी को मैं वापस फिर से बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को हमारे यहाँ के विधायक संजय केलकर जी हमारे यहाँ पर आएंगे, और हम लोग देखेंगे कि उनका उड़ान किस तरह से रहा और किन वैल्यूज के साथ उन्होंने उड़ान भरी। हम लोग हमेशा देखा है, हम लोग ने हमारे प्रोग्राम में उनको हम लोग लेते हैं जिन्होंने अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए उड़ान भरी है। तो ऐसी एक उड़ान हम लोग देखेंगे 24 को। तो हम लोग अभी आपको ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। नमस्ते, थैंक्स।